कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्पीड गाड़ियों के चेस सीक्वेंस से, जहां कुछ खतरनाक गैंगस्टर्स अपनी गाड़ी में तेजी से भाग रहे थे और उनके पीछे एक शातिर चोर पड़ा हुआ था। दरअसल इन गैंगस्टर्स ने अभी अभी एक बहुत बड़ी ड्रग डील को अंजाम देकर करोड़ों का काला धन कमाया था। गैंग के एक मुख्य मेंबर स्लाई ए पास वो पैसा था। तभी उसको एहसास होता है कि उनके ऊपर कोई बड़ा हमला होने वाला है। वो बिना देर किए तुरंत अपने साथी को खतरे के लिए अलर्ट करता है। तभी आसमान में एक उड़ता हुआ छोटा प्लेन दिखाई देता है, जिसे इस फील्ड का एक बेहद पुराना और माहिर चोर विक उड़ा रहा था। स्लाई और उसका साथी तुरंत विक के प्लेन को निशाना बनाते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे सीधे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद गैंगस्टर्स का पूरा ध्यान अपनी तरफ आ रही उस गाड़ी पर जाता है जिसमें वो दूसरा चोर बैठा था। वे उस चोर की गाड़ी पर भी लगातार गोलियां बरसाते हैं और एक जोरदार बम धमाका करके उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ा देते हैं, जिससे वो चोर बुरी तरह घायल हो जाता है। स्लाई इस बात से बेहद खुश होता है और अपनी पिस्टल निकालकर उस घायल चोर पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और चोर को खुद को संभालने का मौका मिल जाता है। चोर को जिंदा देखकर स्लाई उससे सीधे भिड़ने के लिए अपनी गैंग के बेहद तगड़े पहलवान को भेजता है। चोर उस पहलवान पर एक के बाद एक कई जोरदार वार करता है, लेकिन उस भारी भरकम शरीर पर चोर के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो पहलवान चोर पर भारी पड़ने लगता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। इसी बीच प्लेन क्रैश से किसी तरह बचकर निकलने वाला बूढ़ा चोर विक भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। विक अच्छे से जानता था कि उसका जूनियर चोर इस पहलवान का मुकाबला कर सकता है, लेकिन तभी अचानक स्लाई सीनियर चोर विक को सीधे गोली मार देता है। अपने गुरु को गोली लगते देख चोर का खून खौल उठता है। वो उस पहलवान का सामना करने के लिए तुरंत एक भारी भरकम बम लॉन्चर उठा लेता है। ठीक इसी वक्त गैंगस्टर्स का एक बैकअप हेलीकॉप्टर भी आसमान में धुआं उड़ाता हुआ वहां पहुंच जाता है। चोर बिना एक पल गवाए सीधे उस पहलवान के सीने को निशाना बनाता है और बम लॉन्चर फायर कर देता है। धमाके के साथ वो पहलवान वहीं ढेर हो जाता है, जबकि पास ही खड़ा स्लाई भी इस धमाके की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद चोर तुरंत दौड़कर अपने गुरु विक के पास जाता है। यहां पता चलता है कि वे दोनों कई सालों से साथ में चोरियां कर रहे थे और विक ने ही उसे चोरी के सारे पैतरे सिखाए थे। वो उसका गुरु था। लेकिन यह डकैती अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि घायल स्लाई पैसों से भरा बैग लेकर उस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था। चोर तुरंत स्लाई का पीछा करता है और उसे गोली मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो तेजी से हेलीकॉप्टर के अंदर रखा सारा पैसा चुराने लगता है। यह देखकर हेलीकॉप्टर का पायलट भी चोर पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उन गोलियों से बचने के चक्कर में चोर हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर ही लटक जाता है और पायलट हेलीकॉप्टर को लेकर हवा में ऊपर उड़ जाता है। इसी दौरान ग्राउंड पर बचे हुए बाकी सारे गैंगस्टर्स भी हालात को काबू में करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां घायल हालत में गिरा हुआ बूढ़ा चोर विक मिल जाता है, जबकि ऊपर हवा में पायलट लगातार चोर पर गोलियां बरसा रहा था, जिससे बचने के लिए चोर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो खुद को छुड़ाकर सीधे नीचे जमीन पर छलांग लगा देता है। नीचे गिरकर चोर खुद को संभालता है और धीरे धीरे छिपते हुए दोबारा उसी जगह के करीब आता है। वो झाड़ियों के पीछे से देखता है कि उन खतरनाक गैंगस्टर्स ने उसके गुरु विक को बंधक बना लिया है। ठीक इसी वक्त वहां पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाती हुई पहुंच जाती हैं और गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच आमने सामने की भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। चोर वहां से अपने गुरु विक को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गैंगस्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी और चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। भारी गोलाबारी के बीच वो अकेले कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार उसे भारी मन से वहां खड़े एक ट्रक को लेकर अकेले ही वहां से भागना पड़ता है। इस घटना के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि घायल स्लाई को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है। पुलिस उसे बुरी तरह डराने लगती है, ये कहकर कि उन्होंने उसकी गैंग की मुख्य लीडर नूशी को झूठ बोल दिया है कि तुमने उससे गद्दारी की। नूशी इस अंडरवर्ल्ड का एक बेहद खूंखार बेरहम नाम है। वे स्लाई से कहते हैं कि वो अच्छे से जानता है कि नूशी भगोड़ों और गद्दारों का क्या
हश्र करती है। इसके बाद वे स्लाई से उस चोरी हुए करोड़ों के कैश के बारे में पूछते हैं कि पैसा कहां है। यहाँ खुलासा होता है कि ये दोनों कोई शरीफ अफसर नहीं बल्कि डॉन और रावी नाम के दो बेहद भ्रष्ट पुलिस वाले हैं। रावी स्लाई को एक लालच भरा ऑफर देती है कि अगर वो उन्हें उस पैसे तक पहुंचा दें तो वे बदले में उसे छोड़ देंगे और उस रकम का एक हिस्सा भी उसे दे देंगे। लेकिन स्लाई इसके लिए साफ मना कर देता है कि वो उन दोनों के साथ बिल्कुल काम नहीं करेगा। उल्टा वो हंसते हुए उन दोनों को डराता है कि अगर उसकी बॉस नूशी ने अपने सबसे खूंखार कातिल मेंबर को यहां भेज दिया तो वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग भी नहीं पाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है नूशी के उसी सबसे खौफनाक और कोल्ड ब्लडेड हिटमैन पर जिसे दुनिया द काउबॉय के नाम से जानती है। काउबॉय बाहर से जितना शांत, सलीकेदार और शरीफ दिखता था, अंदर से उतना ही बेरहम और साइको कातिल था। वो मिसेस मर्फी नाम की एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचता है जो शहर में एक लॉन्ड्री के बिजनेस की आड़ में नूशी के ड्रग्स सप्लाई चेन का काम संभालती थी। काउबॉय मिसेस मर्फी को बताता है कि बॉस ने उसे याद किया है। इस बात से मर्फी डरी होती है जैसे उसने कुछ गलत किया हो। वो औपचारिक तौर पर मर्फी के मुंह को कपड़े से ढकवा देता है बॉस के पास ले जाने के लिए। अब उसी गैंग की मुख्य गॉड मदर नूशी को दिखाया जाता है। पता चलता है कि शुरुआत में मारा गया वो भारी भरकम पहलवान कोई और नहीं बल्कि खुद नूशी का सगा भाई था। लेकिन अपने भाई की मौत पर दुखी होने के बजाय नूशी को उस पर भयंकर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक चोर के हाथों मरकर उसकी नाक कटवा दी। नूशी के साम्राज्य में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके पैसे को छू सके या उसके काम में टांग अला सके। अब नूशी को सिर्फ दो चीजें चाहिए थीं, अपना चोरी हुआ एक एक पैसा और अपने भाई की मौत का खूनी बदला। तभी काउबॉय का फोन आता है और वो नूशी को बताता है कि उसने बुढ़िया मर्फी को पकड़ लिया है और साथ ही दो और धोखेबाजों को भी पकड़कर ला रहा है जिन्होंने बिजनेस में घपला किया था। शाम को नूशी के ठिकाने पर इन सब की मीटिंग बैठती है और काउबॉय उन तीनों को नूशी के सामने पेश कर देता है। इनमें से जो पहला आदमी था उसने नूशी के धंधे में हेराफेरी करके अपनी जेब भरने के लिए एक्स्ट्रा पैसा कमाया था। नूशी का इशारा पाते ही काउबॉय बिना एक पल गवाए उस पहले आदमी को सीधे गोली मार देता है और उसकी लाश वहीं ढेर हो जाती है। अब बारी थी दूसरी आरोपी मिसेस मर्फी की, जो ड्रग्स के पैकेट्स में से माल कम करके अपना अलग घपला चला रही थी। नूशी के ऑर्डर पर काउबॉय मर्फी के सिर पर भी गन तानकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से पिस्टल से गोली नहीं निकली। ये देखकर नूशी गुस्से में खुद अपने हाथ में एक धारदार चाकू से पूरी बेरहमी से मिसेस मर्फी पर एक के बाद एक कई वार करके बेरहमी से मार डालती है, क्योंकि नूशी को अपनी जिंदगी में धोखेबाज बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसके बाद सामने आता है तीसरा बंदा। ये कोई और नहीं बल्कि उस चोर का बूढ़ा गुरु विक था, जिसे गैंगस्टर्स ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान बंधक बना लिया था। नूशी को विक का फोन मिलता है जिसमें उस जूनियर चोर का एक मैसेज आया हुआ था। चोर ने विक को एक तय जगह पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन नूशी समझ जाती है कि ये उनके लिए एक जाल है। चूंकि चोर ने ये पता होते हुए भी मैसेज किया कि उसका गुरु उनका बंधक है, नूशी इस चुनौती को स्वीकार करती है और काउबॉय को ऑर्डर देती है, इसे कहो कि उस चोर को उसी की तय की हुई जगह पर मिलने के लिए बुलाए। वो चोर वहां जैसे ही आए उससे मेरा सारा पैसा वापस लो, और पैसा मिलते ही इन दोनों बुढ़े जवान चोरों को मौत की नींद सुला दो। काउबॉय, जो ऐसे खूनी कामों में पहले से ही माहिर था, एक ठंडी मुस्कान के साथ इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमारी मुलाकात टॉम नाम के एक लड़के से होती है जो अपने मोबाइल पर बड़े चाव से एक बैटल रॉयल गेम खेल रहा होता है, लेकिन हमेशा की तरह वो इस गेम में भी बुरी तरह हार जाता है। दरअसल टॉम एक नंबर का नूब खिलाड़ी है जिसके साथ सिर्फ गेम में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हमेशा कुछ न कुछ उल्टा ही होता रहता है। वो असल जिंदगी में एक आइसक्रीम ट्रक चलाकर अपना गुजारा करता है और आज भी वो इसी उम्मीद में घर से निकला था कि शायद आज का दिन उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी चोर को देखते हैं जिसने करोड़ों का पैसा चुराया था। वो शहर के एक सस्ते होटल के कमरे में रुका हुआ था। अचानक उसे अपने गुरु विक के फोन से उन गैंगस्टर्स का मैसेज आता है जो उसे बात करने के लिए बुला रहे थे। चोर अभी इस मैसेज को देखकर अलर्ट हो ही रहा था कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है हमले के लिए, लेकिन उसने गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन तभी पीछे से आए एक दूसरे गैंगस्टर ने उस पर स्टन गन से हमला कर दिया। चोर हार नहीं मानता बल्कि उल्टे उसी गैंगस्टर को घायल करके होटल के कमरे से बाहर भागने लगता है।
वो जैसे ही वो नीचे पहुंचता है तो उसने पाया कि बाकी के गैंगस्टर्स होटल के फ्रंट गेट को भी घेर चुके थे। रास्ता बंद देख चोर दूसरे रास्ते से बाहर गली में भागता है, पर तभी किस्मत से वो टॉम के आइसक्रीम ट्रक से टकरा जाता है। यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि चोर के पीछे पड़े ये लोग कोई गैंगस्टर्स नहीं थे, बल्कि वही दोनों भ्रष्ट पुलिस वाले डॉन और रावी थे, और घायल स्लाई भी अब अपनी जान बचाने के लिए उनकी टीम में शामिल हो चुका था। चोर बिना देर किए सीधे टॉम के आइसक्रीम ट्रक में घुस जाता है और नुबड़े टॉम को ट्रक तेजी से भगाने के लिए मजबूर कर देता है, और वे किसी तरह उन भ्रष्ट पुलिस वालों के चंगुल से बचकर निकल जाते हैं। टॉम इस वक्त बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये चोर पुलिस से बचकर भागा है और कोई बड़ा क्रिमिनल है। चोर टॉम की घबराहट देखकर उसे समझाता है कि वे असली पुलिस नहीं बल्कि भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, और टॉम को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रास्ते में अचानक डर के मारे टॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे अपनी दवाई की जरूरत पड़ती है। चोर तुरंत ट्रक के डैशबोर्ड को खंगालने लगता है, जहां उसे सबसे पहले एक माउथ फ्रेशनर मिलता है। इसके बाद आखिरकार उसे टॉम की दवाइयां मिल जाती हैं। ये दरअसल टॉम की पैनिक पिल्स थीं। सच तो ये था कि टॉम एक ऐसा नुबड़ा इंसान था जिसके गेम की तरह रियल लाइफ के मुश्किल हालात देखते ही हाथ पांव फूल जाते थे। खैर, एक सुरक्षित जगह पर ट्रक रुकवाकर चोर टॉम से कहता है कि अब वह बाहर जा सकता है। टॉम चौंक जाता है और रोते हुए कहता है, अरे पर ये ट्रक तो मेरा है। चोर कड़क लहजे में कहता है कि ट्रक तो नया आ जाएगा, लेकिन उसका गुरु विक वापस नहीं आएगा। वे दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक गोली चलती है और सीधे टॉम को लग जाती है। वे भ्रष्ट पुलिस वाले उनके पीछे यहां भी पहुंच चुके थे। चोर बिना देर किए घायल टॉम को अंदर बिठाकर भागने लगता है। इसके बाद सड़क पर एक बेहद खतरनाक हाई स्पीड चेस सीक्वेंस शुरू होता है, जहां आगे आगे चोर टॉम को लेकर भाग रहा था और पीछे से पुलिस की गाड़ी गोलियां बरसाती हुई आ रही थी। लेकिन आखिरकार रावी और डॉन ने ट्रक रुकवाकर उन दोनों को घेर ही लिया। वहां स्लाई भी अपने साथ कुछ खूंखार गुंडों को लेकर पहुंच जाता है ताकि हालात काबू में रहे, क्योंकि वो जानता था कि ये चोर बहुत शातिर है और दोबारा चकमा दे सकता है। गाड़ी में डालकर ले जाते वक्त रावी चोर और नुबड़े टॉम को सीधे दो ऑप्शन देती है, या तो चुपचाप वो छुपाए हुए करोड़ों रुपए हमारे हवाले कर दो, या फिर हम तुम दोनों को तपते हुए सुनसान रेगिस्तान के बीच छोड़ देंगे, जहां भूख और प्यास के कारण तड़प तड़प कर तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। ये सुनते ही टॉम रोने चिल्लाने लगता है, मैडम, मैं इस चोर के साथ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आइसक्रीम बेचता हूं, मुझे छोड़ दो। पुलिस वालों को भी उसकी हरकतें देखकर एहसास हो जाता है कि टॉम वाकई एक नंबर का नूबड़ा लड़का है और फिलहाल कबाब में हड्डी। अब चोर के पास खुद को और टॉम को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उन्हें काफी दूर मौजूद एक पुरानी बस्ती का रास्ता बताता है, जहां उसने चोरी के सारे पैसे छिपा कर रखे थे। आखिरकार वे सभी उस पुरानी बस्ती में पहुंच जाते हैं। गाड़ी से उतरते ही रवि उन खूंखार गुंडों को साफ शब्दों में हिदायत देती है, अगर ये चोर यहां से भागने की जरा भी कोशिश करे तो सीधे इसके पैरों में गोली मार देना, और रही बात इस दूसरे की तो ये भाड़ में जाए। ये सुनकर एक गुंडा पूछता है, ये नूबड़ा तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसे हम अभी यही क्यों नहीं मार देते? तभी चोर बीच में सीधी आवाज में कहता है, अगर तुमने इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मैंने पैसा कहां छिपाया है। चोर की इस धमकी के आगे गुंडे मजबूर हो जाते हैं और वे बंदूक की नोक पर उन दोनों को बस्ती के अंदर ले जाने लगते हैं। ये पूरी बस्ती छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच बसी हुई थी। अंदर जाते वक्त टॉम बेहद धीमी आवाज में चोर से पूछता है, अगर तुमने इन्हें सारा पैसा दे भी दिया और फिर भी इन लोगों ने हमें मार दिया तो हम क्या करेंगे? लेकिन टॉम को क्या पता था कि चोर ने दिमाग में अपना पूरा प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। चोर उन्हें आगे ले जाकर एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देता है। गुंडे किसी भी खतरे की तसल्ली करने के लिए जैसे ही आगे बढ़कर ध्यान से देखने लगते हैं, ठीक उसी मौके का फायदा उठाकर चोर और टॉम दोनों बिजली की तेजी से बिल्डिंग के अंदर भाग जाते हैं और तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। इससे पहले कि बाहर खड़े लोग दरवाजा
दरवाजा तोड़कर अंदर आ पाते, चोर तुरंत टॉम के सामने अपने हाथ आगे करता है ताकि वो उसकी बंधी हुई रस्सी खोल सके। लेकिन यहां भी इस नुबड़े टॉम के हाथ पांव इस कदर फूल रहे थे कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। चोर आजाद होते ही टॉम को खुद के बचाव के लिए एक गन थमा देने लगता है, लेकिन टॉम के डर के मारे होश उड़ रहे हैं। दरअसल चोर ने इस बिल्डिंग में अपनी पुरानी दुश्मन गैंग के लिए पहले से ही एक तगड़ा जाल बिछाकर रखा था, जो अब इन भ्रष्ट पुलिस वालों और गुंडों के खिलाफ काम आने वाला था। चोर तुरंत जेब से रिमोट निकालता है और बटन दबाकर बिल्डिंग के एक हिस्से को बम से उड़ा देता है। बाहर धुआं और मलबा फैल जाता है। इससे पहले कि वे लोग संभल कर इन दोनों को दोबारा पकड़ पाते, चोर और टॉम मलबे के बीच से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और जाते जाते एक और जबरदस्त धमाका करके स्लाई और बाकी के गुंडों को बुरी तरह घायल कर देते हैं। इस अफरा तफरी के दौरान डरा हुआ टॉम जैसे तैसे जान बचाकर भागता हुआ पास ही की एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। स्लाई की नजर उस पर पड़ जाती है और वो टॉम को पकड़ने के लिए पागलों की तरह उस बिल्डिंग के कोने कोने में उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ मुख्य चोर का सामना बाकी के गुंडों से हो जाता है। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। चोर चारों तरफ से घिर चुका था और गोलियों के बीच खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक इसी वक्त छिपे टॉम के हाथ वहां पड़ी एक भारी राइफल लग जाती है। उसके साथ ठीक वही नजारा होता है जो गेम में किसी नुबड़े खिलाड़ी के हाथ में भारी बंदूक आने पर होता है। राइफल के झटके की वजह से गोलियां आउट ऑफ कंट्रोल होकर हर तरफ चलने लगती हैं। लेकिन किस्मत से टॉम की इस पागलों वाली फायरिंग की वजह से उन गुंडों का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और घिरे हुए चोर की जान बाल बाल बच जाती है। चोर तुरंत दौड़कर टॉम के पास पहुंचता है। वो डर से बुरी तरह कांप रहे टॉम से कहता है, दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चोर तुरंत वहां खड़ी एक तेज बाइक को स्टार्ट करता है, टॉम को पीछे बैठाता है और फुल स्पीड में वे दोनों उस बस्ती से रफू चक्कर होने में कामयाब हो जाते हैं। स्लाई और बाकी के गुंडे बस हाथ मलते रह जाते हैं। इस पूरे बम धमाके और लड़ाई में भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर रावी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। और इन सबसे दूर खतरनाक साइको कातिल द काउबॉय भी अब उस चोर की तलाश में निकल चुका था। रात को चोर और टॉम एक सुनसान जगह पर आग जलाकर रुके होते हैं और दोनों के बीच गहरी बातों का सिलसिला शुरू होता है। टॉम अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहता है कि वो बिल्कुल अकेला रहता है। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे, लेकिन उनके कहे कुछ शब्द आज भी उसे थोड़ी हिम्मत देते हैं। फिर भी लाइफ में थोड़ी सी भी मुश्किल आते ही वो तुरंत पैनिक में आ जाता है। वो बताता है कि बैटल रॉयल गेम्स में वो हमेशा दूसरों के किल चोरी किया करता था, क्योंकि वो एक नंबर का नूबड़ा है और यही वजह है कि आज असली बंदूक हाथ में आते ही उसके हाथ पांव फूल गए थे। चोर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि जो कुछ भी हो वो खुश है कि आज टॉम की वजह से उसकी जान बच गई। यहाँ चोर भी अपने अतीत का एक गहरा राज खोलता है। वो बताता है कि उसने भी बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उसके पिता एक बेहद ईमानदार पुलिस अफसर थे, लेकिन जुए में भारी रकम हारने के कारण वे गलत लोगों के झांसे में आ गए, जिसके बाद उन्हें जेल हो गई। उसी दौरान जेल में बंद विक नाम के एक बड़े और शातिर चोर ने उसके पिता की बहुत मदद की थी। बाद में जब गैंगस्टर्स ने उसके पिता को मार डाला, तब से विक ही उसका गुरु बन गया और उसने उसे एक प्रोफेशनल चोर की तरह चोरी के सारे पैंतरे और हुनर सिखाए। तब से वो सिर्फ उन बुरे और गलत लोगों के पैसों को चुराता है जो काले धंधे से कमाए गए हों। अब चोर सीधे मुद्दे पर आता है और टॉम को समझाते हुए कहता है कि उसे तुरंत ये शहर छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चोर के फोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल उसी साइको काउबॉय का था। काउबॉय बेहद साफ शब्दों में चोर के सामने एक डील पेश करता है। वो कहता है कि चोर उसके दिए हुए एड्रेस पर आकर सारे पैसे वापस सौंप दे और बदले में वो उसके गुरु विक को सही सलामत उसे वापस दे देगा, जिससे ये पूरा मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। विक अभी जिंदा है, इस बात की गारंटी देने के लिए काउबॉय फोन पर
चोर से विक की बात भी करवाता है, जिसके बाद चोर इस डील के लिए तैयार हो जाता है। काउबॉय भले ही अंदर से एक बेरहम कातिल था, लेकिन वह अपनी नरम दिल और सलीकेदार बातों से दूसरों को यह एहसास करवाता था कि वह इतना बुरा इंसान नहीं है। इस वक्त भी वह बंधक बने विक के साथ काफी तमीज से एक दोस्त की तरह पेश आ रहा था। वे दोनों बैठकर अपने पुराने कारनामों और चोरी के पुराने किस्से एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। बातों बातों में काउबॉय विक से कहता है कि अगर वे दोनों इस चोरी के हादसे के बजाय किसी आम जगह पर मिले होते तो वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे। वो कहता है कि वह कसम से विक को मारना नहीं चाहता, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देता है, मैं सिर्फ उन लोगों की जान लेता हूं जो हमें धोखा देते हैं या हमारे काम में टांग अड़ाते हैं। इधर चोर टॉम को साथ लेकर एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचता है, जहां उसने चोरी के सारे पैसे छिपा कर रखे थे। चोर कहता है कि काउबॉय की ये डील कोई बड़ा जाल हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे वहां जाना ही होगा। वो टॉम को अपने साथ आगे ले जाने से साफ मना कर देता है। इस पर टॉम थोड़ा उदास होकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुमने देखा ना कि पिछली बार भी मैं तुम्हारे कितने काम आया था। चोर हंसते हुए कहता है, हाँ देखी तुम्हारी वो नूबपंती, तुम अभी एक मासूम बच्चे हो समझे। जाओ और जाकर अपना गेम खेलो और अपनी प्रोपंती की बातें वहीं झाड़ना, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। वहां रखे एक बड़े कंटेनर के अंदर चोर का चुराया हुआ ढेर सारा कैश पड़ा था। टॉम उसे देखकर पूछता है कि चलो अच्छा है तुम उन्हें ये पैसे वापस दे रहे हो, कम से कम तुम्हारे गुरु की जान तो बच जाएगी। लेकिन चोर एक जवाब देता है, किसने कहा कि मैं उन्हें ये पैसे देने जा रहा हूं? वैसे तो मुझे इन पैसों की कोई खास जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये पैसे मुझे चाहिए और मैं विक को भी सही सलामत बचा कर लाऊंगा। इसके लिए मुझे एक प्लान बनाना होगा। वो टॉम की मदद के लिए और उसके आइसक्रीम ट्रक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे कुछ लाख रुपए देता है। फिर टॉम की मदद से वो कंटेनर में रखी एक तेज बाइक को ट्रक के पीछे चढ़ाता है और काउबॉय से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। जाने से पहले टॉम चोर को अपना एक लकी लॉकेट देता है, जो मुसीबत के वक्त हमेशा टॉम के काम आया करता था। चोर उस लॉकेट को रखता है और कहता है, सावधानी से किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाना, समझ गए बच्चू? और देखना एक दिन तुम गेम के बहुत बड़े प्रो खिलाड़ी जरूर बनोगे। इतना कहकर चोर ट्रक लेकर सीधे काउबॉय के दिए ठिकाने की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ गैंगस्टर्स मीटिंग लोकेशन पर चोर को पकड़ने का पूरा जाल बिछा चुके थे। मुख्य लेडी बॉस नुशी साफ शब्दों में कहती है कि पैसे मिलते ही इस बूढ़े विक को उड़ा देना और मेरे भाई के कातिल उस चोर को तो मैं खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगी। तभी चोर अपना ट्रक लेकर वहां आ पहुंचता है। इसके बाद काउबॉय समझौते के मुताबिक विक को भी सबके सामने लाकर खड़ा कर देता है, ताकि चोर को यकीन हो जाए कि उसका गुरु जिंदा है। जैसे ही चोर ट्रक से उतरकर पैसों के बैग दिखाता है, वैसे ही चारों तरफ छिपे हुए गैंगस्टर्स अपनी बंदूकें सीधे उस पर तान देते हैं। ये देखकर चोर को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही इस धोखे के लिए तैयार था। काउबॉय पैसों का बैग मांगता है, लेकिन चोर शर्त रखता है कि पहले विक को आजाद करो। मामला बिगड़ता देख और बाकी गैंगस्टर्स को हथियारों के साथ मुस्तैद पाकर चोर सबको तसल्ली देने के लिए बैग खोलकर असली नोटों की गड्डियां दिखाता है। तभी अचानक दूर से कई सारी गाड़ियों का काफिला तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर गैंगस्टर्स भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वे गाड़ियां उनकी गैंग की नहीं थीं। दरअसल वे वही भ्रष्ट पुलिस वाले डॉन और रावी थे जो अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच चुके थे, और बदकिस्मती से उन्होंने रास्ते में नुबड़े टॉम को भी दोबारा पकड़ लिया था। काउबॉय पूछता है कि तुम लोग यहां क्यों आए हो? तभी घायल रावी कड़क आवाज में कहती है, हमें ये सारे पैसे जब्त करने हैं, चुपचाप हमारे साथ कोऑपरेट करो। ये सुनकर काउबॉय बेहद शांति से समझाता है, मैडम ये पैसे दरअसल हमारी हेड गॉड मदर नूशी के हैं, तो ये हमारा मामला हम आपस में खुद संभाल लेंगे, आप लोग यहां से जा सकते हैं। लेकिन वे भ्रष्ट पुलिस वाले तो पूरा पैसा हथियाने के इरादे से आए थे, इसलिए वे पीछे हटने को तैयार नहीं होते। दोनों गुटों के बीच हथियारों के साथ भारी तनाव बन जाता है और कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। तभी माहौल को भांपकर चोर बीच में बोल पड़ता है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे गुरु विक को मेरे हवाले कर दो और साथ में इस नुबड़े टॉम को भी छोड़ दो। इतना कहकर चोर दोनों गुटों के बीच में पैसों का एक एक बैग फेंक देता है, ताकि वे दोनों आपस में ही उलझ जाएं।
एक तरफ से पुलिस वाली बैग चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो दूसरी तरफ से गैंगस्टर्स टॉम को बंदूक की नोक पर आगे कर देते हैं। तभी चोर जोर से चिल्लाकर एक और चाल चलता है, रुको, इन बैग्स में बम भी हो सकते हैं। अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं रिमोट दबाकर सबको हवा में उड़ा दूंगा। चोर की यह बात सुनते ही दोनों गुट भारी दुविधा में फंस जाते हैं कि आखिर बैग में सचमुच बम है या ये चोर झूठ बोल रहा है। इसी बीच पूरी तरह से पैनिक में आया टॉम अचानक चिल्लाने लगता है और जेब से एक छोटा सा रिमोट जैसी चीज दिखाकर सबको धमकी देता है कि वो अभी बम का बटन दबा देगा जबकि असल में वो उसका वही पुराना माउथ फ्रेशनर था। चोर तुरंत बात संभालते हुए कहता है, इस पागल की बात मत सुनो, असली रिमोट मेरे पास है, यहां पैसे पड़े हैं, विक और टॉम को मेरे हवाले करो और मुझे जाने दो। धमाके के डर से गैंगस्टर्स तुरंत विक और टॉम को आजाद कर देते हैं और वे दोनों भागकर चोर की तरफ पहुंच जाते हैं। चोर तुरंत विक को ट्रक चलाने के लिए कहता है और टॉम को अंदर बैठाता है, जबकि खुद अपने पुराने प्लान के मुताबिक ट्रक के पिछले हिस्से पर लटक जाता है। इसी दौरान गॉड मदर नुशी हिम्मत दिखाकर खुद आगे बढ़ती है और पैसों का बैग चेक करती है। जैसे ही वो बैग खोलती है उसे पता चलता है कि उसमें कोई बम नहीं था। ये देखकर नुशी चिल्लाती है, इन पर हमला करो। लेकिन इससे पहले कि वे लोग ट्रक पर गोलियां चलाते, चोर अपनी जेब से असली बम का रिमोट निकालता है और बटन दबा देता है जो उसने दूसरे वाले बैग में छिपा कर रखा था। एक जबरदस्त धमाका होता है। चोर तो अपनी टीम के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन पीछे वो पुलिस वालों और गैंगस्टर्स को आपस में ही खूनी लड़ाई और गोलीबारी करने के लिए छोड़ जाता है। ये तबाही देखकर नूशी तुरंत बैकअप के लिए अपना हेलीकॉप्टर मंगवाती है। इसी दौरान अपनी जान बचाकर भागा हुआ परेशान स्लाई अपने ही कुछ साथियों को गोली मारकर अपनी बॉस नूशी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए उसके पास आता है ताकि दोबारा उसकी टीम ज्वाइन कर सके। लेकिन नूशी वफादार स्लाई के उन भ्रष्ट पुलिस वालों से हाथ मिलाने की बात से बेहद नाराज थी। इस भयंकर मुठभेड़ में कई पुलिस वाले, गुंडे और गैंगस्टर्स मारे जाते हैं। इसी बीच साइको कातिल काउबॉय अपनी सटीक गोली से मुख्य भ्रष्ट पुलिस वाले डॉन को सीधे मौत की नींद सुला देता है। ये सब खूनी मंजर देखकर चालाक स्लाई तुरंत काउबॉय के पास पहुंचता है और उसे खुद गाड़ी चलाने के लिए मना लेता है ताकि वे दोनों मिलकर उस चोर का पीछा कर सके, क्योंकि करोड़ों के कैश का एक बड़ा बैग अभी भी उसी चोर के पास ट्रक में मौजूद था। चोर उन सभी की गोलियों से बचने के लिए तुरंत एक पेटी के पीछे छिप जाता है और खुद को संभालते हुए उन गैंगस्टर्स पर एक के बाद एक कई बम फेंकता है ताकि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके तुरंत बाद वह अपनी धांसू बाइक स्टार्ट करता है और एक नए एक्शन को अंजाम देने के लिए वहां से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ मैदान में बुरी हालत में फंसी भ्रष्ट पुलिस वाली रवि की तरफ गॉड मदर नुशी गुस्से में बढ़ रही होती है, लेकिन तभी चोर बिजली की तेज रफ्तार से अपनी बाइक पर आता है और नुशी के सामने से ही पैसों का दूसरा बैग भी दोबारा चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। यह देखकर रवि तुरंत एक गाड़ी स्टार्ट करती है और पैसों के लिए चोर के पीछे लग जाती है। उधर टॉम और विक ट्रक लेकर बाकी के बचे हुए गैंगस्टर से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे और चोर भी पैसों का बैग लेकर वापस उनके चलते ट्रक में सवार हो जाता है। तभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है और नुशी का बैकअप हेलीकॉप्टर सीधे उनके ट्रक पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देता है। मुशी मशीन गन से गोलियों की भारी बारिश कर देती है। इस दौरान हेलीकॉप्टर जवाबी गोलीबारी से क्रैश होने वाला था, लेकिन उसके कारण ट्रक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वही पलट जाता है। हालांकि इस भयानक हादसे में विक, टॉम और चोर तीनों सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन तभी वहां नुशी का खतरनाक कातिल काउबॉय पहुंच जाता है। वो बिना रहम दिखाए बूढ़े विक को सीधे गोली मार देता है, क्योंकि उसका एक ही नियम था, वो सिर्फ उन्हें मारता है जो उसके काम में टांग अड़ाते हैं। अब चोर और काउबॉय बंदूकें ताने आमने सामने खड़े थे। इससे पहले कि चोर ट्रिगर दबाता, काउबॉय की सटीक गोली सीधे चोर के सीने पर जा लगती है। निशाना इतना अचूक था कि चोर के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी। इसके बाद काउबॉय टॉम को भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चोर अपनी गन से काउबॉय को वहीं ढेर कर देता है। दरअसल टॉम के दिए उस लकी लॉकेट ने गोली को रोककर चोर की जान बचा ली थी।
चोर तुरंत घायल विक के पास पहुंचता है, जो गोली लगने के कारण अधमरा हो चुका था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए विक मुस्कुराता है और चोर को उनकी पहली चोरी याद दिलाता है जब उसने चोर की जान बचाई थी। विक कहता है, अब मेरी तरह तुम इस टॉम का ख्याल रखना। वो चोर को मुड़ा तुड़ा नोट सौंप देता है, जो ये याद दिलाता है कि उनका मकसद बुरे लोगों के काले धन को लूटना रहेगा। और इतना कहते ही वो दम तोड़ देता है। तभी चोर को अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो देखता है कि सड़क पर लालची रवि जख्मी हालत में पैसों का बैग पकड़े पड़ी थी और पास ही में गैंग लीडर नूशी भी घायल थी, जो चोर पर गन तान देती है। लेकिन तभी लालची रावी नूशी को ही गोली मार देती है ताकि सारा पैसा उसे मिल सके। इसके बाद रावी चोर को भी मारना चाहती है, पर चोर फुर्ती से उसे एक जबरदस्त झटका देकर दूर फेंकता है। दुखी और थका हुआ चोर उस दूसरे पैसों के बैग को वहीं रावी के पास छोड़ देता है और उसे जिंदा छोड़कर जाने लगता है। मौत के मुंह से जिंदगी की ये भीख मिलते देख रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। इसके बाद चोर और टॉम भारी मन से अपने गुरु विक को एक शांत जगह पर दफना देते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मुख्य चोर को एक प्राइवेट प्लेन के पास देखते हैं, जो अब किसी दूसरे शहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी उसे अपनी तरफ एक जाना पहचाना आइसक्रीम ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से टॉम बाहर निकलता है। उसे देखकर चोर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बच्चू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा इस प्लेन का असली मालिक यहाँ आ गया है। ये सुन टॉम मासूमियत से पूछता है, तो क्या ये प्लेन भी चोरी का है? चोर हंसकर जवाब देता है, भला एक चोर चोरी करना थोड़ी छोड़ सकता है। तभी टॉम अपनी जेब से वो सारे पैसे निकालकर चोर को वापस देने लगता है, जो चोर ने उसकी मदद के लिए दिए थे। टॉम कहता है कि उसे ये चोरी का पैसा अपने पास रखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उसका आइसक्रीम ट्रक भी वापस मिल चुका है और वैसे भी इस पूरे सफर में चोर के साथ रहकर उसने जिंदगी के बहुत बड़े सबक सीखे हैं। चोर खुश होकर टॉम को देखता है और कहता है, भले ही तुम गेम में हमेशा एक नूब खिलाड़ी रहो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी रियल लाइफ में अब एक प्रो खिलाड़ी जरूर बनोगे। चोर उसे उसका वो लकी लॉकेट भी वापस कर देता है, जो अब जिंदगी की नई राह में टॉम का मार्गदर्शन करेगा। इसके बाद वे दोनों एक नए अंदाज में अपने अपने पुराने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए अलग अलग तरह की दिलचस्प और जबरदस्त कहानियां लगातार लाते रहते हैं। हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन से जुड़े रहने के लिए बिना देर किए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे और भी कड़क कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।